85 मुंशी प्रेमचंद की 85 पेज का मैं वाचन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, यहाँ तक हमने अभी वाचन कर चुके थे। आपका 84 पेज तक, अब आज 85 का करती हूँ। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपने साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाल कर मुँह हाथ धोए, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशाई के साथ सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है। तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारा साथ रहना पड़े तो यह दिन न पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझते थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती, और जो मैं कहूँ तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसा काट कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे? और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणीय को प्रसन्न नहीं कर सकता। मुझ में कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतस्थल तक पहुँच जाऊँगा, फिर उससे अरुचि हो जाएगी। मालती काँप उठी। शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे ज़रूरत नहीं। मालती ने होठ सिकोड़ कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा। एक ही घाघो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्सास मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे। अब वह मालती को न विश्राम की इच्छा थी, न लौटने की। आज के संभाषण ने उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उनके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वान और नेताओं को यह मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो पवाड़ों से चिंगारियाँ निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाई की आवाज़ हुई। एक लाल सर्प नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरें के साथ बहने लगी। अभी जाकर लाता हूँ। जाती कहाँ है? वह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मर आधा मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया न पा सके। चिड़िया मर कर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे पर एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी के जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण उसने
चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल जाओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया है। मेहता युक्ति की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे पर और हाथ चलाया और 2 मिनट में युक्ति के पास खड़े। युक्ति का रंग था तो काला और वह भी गहरा, कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़, आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियाँ, सिर के बाल उलझे अलग अलग, मुखमंडल पर कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुडौल कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छंद निर्मल जलवायु ने उसने कालेपन में ऐसा लवड़ भर दिया था कि प्रकृति की गोद में पलकर उसने अंग इतने सुडौल, सुगंधित और स्वच्छ हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उसे सुंदर कोई रूप ना मिलता। उसका सबल श्वास जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए, तुम बड़े मौके से पहुँचे गई, मुझे ना जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युक्ति ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी, शिकार खेलने आए होगे। हाँ, आया तो शिकारी खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठोर दिखा दूँ। रात को यहाँ रोज़ पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा संकुचाकर सिर झुकाए बोले, इसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है, वहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह से चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे भी कपड़े गीले हो गए हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? युक्ति ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटी खाओ तो धरी है, चिड़िया पर सालाना पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसा बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को यह बार तेंदुओं ने घेरा था, उसे सींगों से भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है, तुम्हारी घरवाली होगी। नहीं, घरवाली तो अभी नहीं, जान पहचान की है, तो मैं दौड़कर उसको बुला लाती हूँ। तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं, मैं बुला लाता हूँ, तुम थक गए होगे, शहर में रहे जंगल में कहाँ आते जाते होगे, हम तो जंगल के आदमी हैं। किनारे ही तो खड़ी होगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे तो इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने पर्वतमाला दर्शन तत्व की बात अगम्य और अनंत फैली हुई थी, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो, मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्य को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था। उस अगम्य में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहाँ तक पर मार कर पक्षी विश्राम लेना चाहता हो और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युक्ति मिस मालती के पास साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छाह बहुत अच्छा लग रही है, क्यों? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहा है। युक्ति 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बाटियाँ सेक दूंगी। आप अपने आप सेक लेना। बाटें सेक दूंगी या नहीं, अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ
कहीं कोई दुकान भी नहीं कि ला दूँ। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़ रहे? मेहता ने चिढ़ते हुए कहा, एक दिन जरा जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियाँ खाई ही नहीं जाएंगी और किसी तरह निगल भी जाऊँ तो हजम ना होंगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जंघिया पहने बैठे हुए थे। युक्ति के एक मटके ले जाते देखा तो उसने हाथ में मटके छीन लिया और कुएं पर पानी भरने लगी। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मसाल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा और सुगंधित अंगों की भांत उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युक्ति उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी और अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ मटके भरी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युक्ति ने दौड़ कर उसके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जा कर खाट पर बैठो, मैं खींच लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषार्थ का यह अपमान ना सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युक्ति ने झटपट आग जलाई, लाल सर के पंख सुलझ डाले, छुरे से उनकी बोटियां बनाई और चूल्हे पर आग जलाकर मांस चढ़ा दिया। अब चूल्हे के दूसरे केले में कढ़ाई के दूध उबालने लगी और मालती भौवें चढ़ाते खाट पर खिन्न मन से पड़ी इस तरह का दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो।